निर्मला और प्रशांत की शादी जल्दी जल्दी में कर दी गई क्योंकि निर्मला की दादी माँ बहुत बीमार थी और वह चाहती थी कि उनके गुजरने से पहले उनकी इकलौती पोती की शादी हो जाए। निर्मला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और उसका फाइनल ईयर ही था और इसके बाद वह नौकरी ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन तब तक जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी गई और निर्मला अपने ससुराल आ गई। निर्मला का पति विकास एक सरकारी कर्मचारी था। निर्मला के ससुराल में निर्मला की सास, निर्मला का पति और एक कुंवारी ननद थी। निर्मला के ससुर जी का देहांत 3-4 वर्ष पूर्व हो चुका था। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था और सब हंसी खुशी रह रहे थे। निर्मला की सासू माँ के पैरों में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए वह घर के काम करने में उन्हें दिक्कत होती थी। तो विकास का कहना था कि मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम चाहो तो घर पर रह सकती हो, मम्मी को थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं तुम्हें नौकरी करने की। तो निर्मला को भी विकास की बातें सही लगी और उसने बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, और जब ज़रूरत होगी तो क्वालिफ़िकेशन तो है ही, मैं नौकरी कर लूँगी। सब अच्छा चल रहा था। निर्मला की ननद अभी पढ़ रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी भी शादी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एकाएक बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। निर्मला के पति विकास की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। निर्मला, उसकी सास और ननद तीनों तो जैसे सुन्न पड़ गई थी। बहुत मुश्किलों से उन्होंने खुद को संभाला। कुछ दिन तो इसी सब में व्यतीत हो गए, लेकिन कोई क्या कर सकता है। जिसे जाना था वह चला गया। अब किसी की ज़िंदगी रुक तो नहीं सकती थी। आगे की ज़िंदगी के बारे में तो सोचना पड़ता ही। निर्मला का पति एक सरकारी कर्मचारी था, इसलिए अपने पति की नौकरी निर्मला को मिलनी थी। लेकिन तब तक निर्मला के सास और ननद की को उनके कुछ रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया कि तुम्हारे बेटे की नौकरी तो तुम्हारी बहू लेकर चली जाएगी, बाल बच्चे अभी हैं नहीं, तुम लोगों का क्या होगा। जब नौकरी उसे मिल जाएगी तो वह तुम लोगों के बारे में क्यों सोचेगी, और फिर वह आराम से अपना जीवन यापन करेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। तुम लोगों का क्या होगा पता नहीं। अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। हालांकि निर्मला बहुत अच्छे स्वभाव की थी, फिर भी लगातार एक ही जैसी बातें निर्मला की सास के मन में भरी जा रही थी और ना चाहते हुए भी निर्मला की सास ने अपने दिल की बात निर्मला से कह दी और बोला, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जो हमारे नसीब में लिखा होगा वह तो होगा ही। पति की नौकरी पर तो पत्नी का ही हक होता है। ठीक है, वह मेरा बेटा था, मेरी बेटी का भाई था, लेकिन तुम्हारा तो पति था। कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में लिखा होगा। निर्मला ने बोला, माँ जी आपने मुझे ठीक से समझा नहीं। इतने दिनों में भी आप मुझे समझ नहीं पाई। जैसे आप विकास की माँ है, वैसे ही आप मेरी भी माँ है, और विकास की बहन सुनीता मेरी भी बहन है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तो खुद इसी बारे में सोच रही थी। मैं तो खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि विकास की नौकरी सुनीता को मिले और मैं विकास के ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दूँगी ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी। विकास की माँ और सुनीता सोच भी नहीं सकते थे कि निर्मला इतना बड़ा त्याग कर देगी, लेकिन निर्मला ने बहुत आसानी से अपने पति की नौकरी अपनी ननंद को दिलवा दी और खुद एक कंपनी में जॉब करने लगी। घर पर सास की देखभाल के लिए एक औरत को रखवा दिया गया ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और दोनों ननंद भाभी अपने अपने नौकरी में व्यस्त हो गई। लेकिन निर्मला की अभी उम्र ही क्या थी। निर्मला के सास ने निर्मला से बोला, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, क्यों मजबूरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है। लेकिन निर्मला ने बोला, नहीं माँ, अभी सुनीता की शादी करनी है, क्योंकि सुनीता की शादी विकास की जिम्मेदारी थी और अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ज़िंदगी का जो होना था हो चुका है। विकास का कहना था कि अगले साल तक हम सुनीता की शादी करेंगे, तो मैं विकास का वह सपना पूरा करूंगी। सुनीता के लिए आप अच्छा लड़का देखिए। हम सुनीता की अच्छे से शादी करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हमारे कंधों पर है, पहले उसे निपटाने की सोचिए। निर्मला की सास ने सोचा, बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जो उन्हें आज के ज़माने में ऐसी बहू मिली है, और उन्होंने देखभाल कर सुनीता की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी तय कर दी। सुनीता की शादी के लिए सुनीता के पिताजी इंतजाम करके गए थे और जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ वह निर्मला ने पूरा कर दिया और सुनीता विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में निर्मला और उसकी सास बचे थे। निर्मला की सास चाहती थी कि निर्मला भी अब दूसरी शादी कर ले।
लेकिन निर्मला बोलती थी, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा? तो निर्मला की सास का कहना था, मेरा जो होना होगा हो जाएगा, मेरी उम्र ही कितनी बची है, लेकिन तेरी तो पूरी उम्र बची है। जरा सोच, मेरे बाद तेरा क्या होगा? मायके भी तू ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी, क्योंकि तू भी जानती है एक शादीशुदा बेटी मायके में ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती, अपनी भाभीयों पर बोझ बन जाती है और रिश्ते बस खराब होते हैं। निर्मला को यह सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह विकास को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाती थी और इसलिए कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं करना चाहती थी। निर्मला का कहना था, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इसी तरह से 2 साल का वक्त और बीत गया। निर्मला अपनी जॉब करती थी और अपनी सास का ख्याल भी रखती थी। सुनीता भी जॉब करती थी, अपने भाई की, जो जॉब उसे उसकी भाभी की बदौलत मिला था। लेकिन शादी के बाद वह पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसका दिमाग अलग ही स्तर पर चलने लगा, जिसमें कि उसके पति का बहुत बड़ा योगदान था। सुनीता के पति का कहना था, तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ के पास बहुत अच्छा खासा बड़ा मकान है, जिसकी आज करोड़ों में कीमत है, और तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ मकान है, और अब तुम्हारा भाई तो रहा नहीं, तो उसकी हकदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की कोई औलाद भी नहीं है। तो तुम माँ से कहो कि वह घर वह तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि तुम ही उनकी वारिस हो। और सुनीता का मन में भी मकान का लालच बैठ गया था, और एक दिन मौका पाकर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। लेकिन उसकी माँ ने बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है? तू अपना हक अपने ससुराल में दिखा। इस घर की बहू निर्मला है, तो इस घर पर उसका अधिकार होगा। सुनीता ने माँ का बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन सुनीता की माँ टस से मस नहीं हुई। उनका कहना था, शादी के बाद बेटियों को उनका अधिकार उनके ससुराल में बहू के रूप में मिलता है, तो इस घर पर निर्मला का हक है, और मैं उससे उसका अधिकार नहीं छीनूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की है। तो इस घर पर तो पूरी तरह से निर्मला का ही अधिकार है। सुनीता के पति ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कोर्ट जाएंगे और केस कर देंगे। केस हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारा भाई रहा नहीं, तो वह घर तुम्हें ही मिलना चाहिए। और बहुत हुआ तो उस घर का आधा हिस्सा तुम्हारी भाभी को मिलेगा, पूरा वह कैसे ले सकती हैं? जब यह बात सुनीता ने अपनी माँ से कही तो उसमें उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी नीच कैसे हो सकती है। उन्होंने एक जोरदार तमाचा सुनीता के मुंह पर मारा और बोला, इतनी स्वार्थी तू कैसे हो सकती है? हक और बंटवारे की बात कर रही है, तो यह बता, तेरा उस नौकरी पर हक था जो करके आज तू पैसे कमा रही है? उस नौकरी पर हक निर्मला का था, तेरी भाभी का, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचकर उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की और वह नौकरी तुझे दे दी, जो कि उसके पति की नौकरी थी, और तूने बहुत आसानी से वह नौकरी ले ली और अब उस नौकरी को करते हुए अपने ससुराल चली गई। तूने क्या जिम्मेदारी निभाई? मेरी जिम्मेदारी तो आज भी मेरी बहू निभा रही है, जिसने कि अपने पति के हक की नौकरी भी नहीं ली। जिम्मेदारी तो तेरी बनती है ना, तूने मेरे बेटे की नौकरी ली है, तो मेरी सारी जिम्मेदारी भी तेरी है। कितनी जिम्मेदारी निभाती है तू मेरी? तुझे तो यहाँ तक नहीं पता कि मेरी कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, मेरी दवाइयों पर हर महीने कितना खर्चा आता है, कुछ भी जानती है तू? तूने आज तक अपनी कमाई से 1 रुपया भी अपनी माँ के ऊपर खर्च किया है? अरे, तू हक की बात करती है, हिस्से की बात करती है। नौकरी को किनारे कर, अगर हिस्से की बात भी करती है ना, तो बराबरी का हिस्सा लेने के लिए बराबरी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है तूने आज तक मेरी शादी के बाद से, जरा बताना तो। एक निर्मला है जो मेरी फिक्र में अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इतनी कम उम्र में मेरी जिम्मेदारियां निभा रही है, जो कि मैं तो उसकी सगी माँ भी नहीं हूँ। तुझे तो मैंने अपनी कोख से पैदा किया है, कितनी जिम्मेदारी निभाई है तूने मेरी, जरा सोच कर बता तो। तू हक और हिस्से की बातें कर रही है? तुझे केस करना है ना, जा कर। यह घर मेरे नाम पर है, इसकी मालकिन मैं हूँ, और मैं आज का आज इस घर को निर्मला के नाम पर करूँगी। तुम दोनों को जो करना है कर लो। जब घर मेरा है तो मालकिन मैं हुई, कोई भी कोर्ट या कचहरी मुझे मेरी चीज़ किसी को भी देने से रोक नहीं सकती। और मैं यह घर आज का आज अपनी बहू निर्मला के नाम करूँगी, क्योंकि मुझे पता है पैदा तो मैंने तुझे किया है, पर बेटी तो मेरी निर्मला ही है, और तूने आज यह घटिया हरकत करके मेरी बेटी होने का हक भी खो दिया। ज़िंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
सुनीता के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपना सा मुंह लेकर अपने ससुराल जाने लगी। निर्मला ऑफिस से आ चुकी थी और बाहर खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। सुनीता जाते जाते निर्मला को देखकर यह बोल गई कि तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। तो निर्मला ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। तुमने अपनी हरकतों से अपनी माँ को भी आज खो दिया, लेकिन फिर भी मुझे इस मकान का कोई लालच नहीं है। मैं इतना कमा लेती हूँ कि आराम से अपने लिए एक छोटा सा घर तो ले ही सकती हूँ। तो मैं मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में। लेकिन निर्मला की सास ने निर्मला से बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी? महान बनने का ठेका ले रखा है क्या तूने? खबरदार, जो अपनी महानता दिखाई। जो हो रहा है होने दे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बोल दे उससे निकल जाए मेरे घर से। मेरी सिर्फ एक बेटी है जो कि तू है, और एक बेटा था जो अब नहीं रहा। मेरा और कोई नहीं है। बोल दे उससे कि तुरंत मेरे घर से बाहर निकले, नहीं तो धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सब सुनकर सुनीता चुपचाप वहां से चली गई। सुनीता को जाते देख निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे और वह बोली, मम्मी यह सब क्या हो रहा है? मेरी वजह से आज आपके और सुनीता के बीच में रिश्ता खराब हो गया। निर्मला की सास ने उसे गले से लगा लिया और बोला, नहीं बेटा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तू तो वह डोर है जिसने सबको बांध कर रखा हुआ था। इतना बड़ा बलिदान दिया है तूने अपनी ज़िंदगी में। तेरा पति नहीं रहा, उसकी नौकरी तूने अपनी ननद को दे दी। अपनी सास की जिम्मेदारी आज भी तू उठा रही है, जो कि तू चाहे तो आसानी से छोड़कर जा सकती है। यह घर अगर मैं उसे दे भी दूंगी तो मैं क्या मुंह लेकर ऊपर जाऊंगी? इस घर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। निर्मला ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो निर्मला की सास ने बोला, तू चुप कर। तू यह नहीं तय करेगी कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं तेरी माँ हूँ और अब जो भी तेरी जिंदगी का फैसला होगा वह मैं करूँगी। तू कुछ नहीं बोलेगी, बस तू मुझ पर यकीन कर। तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी। जा, तू जाकर आराम कर, थक गई होगी। निर्मला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो सबका अच्छा ही सोचा था, पर फिर भी सब कुछ बिगड़ा क्यों जा रहा है? लेकिन निर्मला की सास ने सोच लिया था कि वह तो अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसके जाने के बाद निर्मला का क्या होगा? बहुत अकेली रह जाएगी वह, क्योंकि निर्मला के माँ पिता भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। और भाभियाँ ननद के बारे में क्यों सोचेंगी? मुझे ही अपने जाने से पहले निर्मला के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और निर्मला की सास ने अपने रिश्ते में काफ़ी जगह बात चलाई और आखिर में एक जगह अच्छा लड़का उनकी नज़र में आ ही गया, जो कि इंजीनियर था और तलाकशुदा था। क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और से प्रेम था और उसने उससे तलाक लेकर अपने प्रेमी से शादी कर ली थी। निर्मला की सास ने बहुत अच्छे से पता किया। वह हर तरह से वह लड़का काबिल निकला और बहुत अच्छा लड़का था। निर्मला की सास ने निर्मला के बारे में सब कुछ बता दिया और उस लड़के से निर्मला की शादी तय कर दी। निर्मला ने जब यह सुना तो उसने बोला, नहीं मम्मी, मैं यह शादी कैसे कर सकती हूँ? सुनीता भी अब आपके साथ नहीं रहती और मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन निर्मला की सास का कहना था, मेरे लिए तू अपनी ज़िंदगी खराब क्यों करती है? मैं तो कुछ दिनों में ही ईश्वर के पास चली जाऊंगी। तेरी तो सारी उम्र पड़ी है। लेकिन निर्मला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। निर्मला की सास ने इस बार अपने फैसले पर पूरी अडिग थी और उनका कहना था, यह घर भी मैंने तेरे नाम कर दिया है क्योंकि तू ही इस घर की हकदार है, और अब यह शादी भी तुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन निर्मला ने बोला, ठीक है, मैं यह शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और पहले मैं उस लड़के से मिलकर अपनी शर्त बताना चाहती हूँ। और निर्मला ने अपने होने वाले पति को बुलाया। निर्मला ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सासू माँ भी हमारे साथ रहेंगी हमारे घर में, या फिर मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस शर्त को निर्मला के होने वाले पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक महीने बाद निर्मला की सास ने निर्मला की धूमधाम से शादी कर दी। निर्मला ने अपनी सास से बोला, मम्मी, आपने आज तक मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आपसे आखिर में एक तोहफा और मांगना चाहती हूँ। मुझे आपका यह घर नहीं चाहिए। मेरे पति के पास अपना खुद का अच्छा मकान है और मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। मुझे घर का कोई लालच नहीं। आप यह घर सुनीता को दे दीजिए। वैसे भी उसके पिता की संपत्ति है, उसे ही मिलनी चाहिए। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन निर्मला की सास का कहना था, बहू तू ठीक कह रही है,
लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मैं भी तो उसकी माँ हूँ। शादी करके वह भी तो गई थी, लेकिन उसने तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं जीऊँगी या मरूँगी। उसे भी तो पता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन तू तू तो बहू होते हुए भी समझ गई कि मैं अकेली कैसे रहूँगी, और तूने अपनी शादी के लिए शर्त रख दी। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है, तो मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा ही हक है। निर्मला ने बोला, नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं। तो निर्मला की सास ने बोला, तुझे तुझे लालच है? यह मैंने कब बोला? मैं तो खुद तुझे यह प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। निर्मला ने बोला, ठीक है माँ, जब आप इतनी जिद कर रही हो तो कम से कम आधा हिस्सा तो सुनीता को दे दीजिए, क्योंकि उसका हक बनता है, भले ही उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो या ना निभाई हो। निर्मला के काफ़ी समझाने पर निर्मला की सास ने घर का आधा हिस्सा सुनीता के नाम कर दिया। सुनीता को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया था, और उसने भी आकर निर्मला से माफ़ी मांगी, और रिश्ते एक बार फिर सुधरने की कगार पर आ गए थे। अब सुनीता भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी मायने रखते हैं। निर्मला ने जीवन में बहुत दुख और परेशानियों का सामना किया था, लेकिन अब अंततः उसके जीवन में सुखों का आरंभ हो चुका था।